माननीय मंत्री जी का जवाब प्लीज। माननीय उपसभापति महोदय, देश का पहला सहकारी विश्वविद्यालय स्थापित करने के विषय पर आज सदन में चर्चा हो रही है और पिछले लगभग 4-4.5 घंटे इस सदन में उस पर तकरीबन 28 सदस्यों ने इसमें भाग लिया। सबसे पहले इस सदन के ज्येष्ठ सदस्य माननीय दिग्विजय सिंह ने उन्होंने शुरुआत की और अभी हमारे आखिरी सदस्य रविचंद्र जी इस चर्चा में आखिरी उन्होंने अपना कहना यहाँ पे रखा। माननीय उपसभापति महोदय, मैंने सदन में सभी माननीय सांसदों के भाषण सुने और मैं इस विषय पर अनेक सदस्यों ने उनके सुझाव भी यहाँ पे दिए। मैं उन सुझावों का स्वागत करता हूँ। कुछ माननीय सदस्यों ने राजकीय टीका टिप्पणी भी की, लेकिन फिर भी मेरा ये मानना है कि सदन में जो चर्चा हुई ये सभी माननीय सदस्यों के माध्यम से इस चर्चा को उन्होंने समृद्ध किया है। माननीय उपसभापति महोदय, मैं हमारे नेता और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और देश के गृह एवं हमारे सहकारिता मंत्री माननीय अमित जी शाह इनको धन्यवाद देना चाहूंगा कि देश के पहले सहकारी विश्वविद्यालय स्थापित करने के ऐतिहासिक निर्णय पर आज इस सदन में जो चर्चा चल रही है, मुझे उसका हिस्सा बनने का अवसर इन्होंने दिया। माननीय उपसभापति महोदय, मुझे इस सदन में सबको बताते हुए बहुत गर्व है कि नवंबर 2024 में दिल्ली में वैश्विक सहकारी सम्मेलन संपन्न हुआ और भारत में पहली बार ये सहकारी सम्मेलन हुआ जिसमें पूरे विश्व से 106 देशों के प्रतिनिधि उसमें शामिल हुए थे और उस सम्मेलन में यूनाइटेड नेशन ने हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी और हमारे सहकारिता मंत्री माननीय अमित भाई शाह के उपस्थिति में वर्ष 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया। यह हमारे देश और देश की सहकारिता का सम्मान है और हम सबके लिए गौरव का यह विषय है। और आज भी हम जब ये अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 को मना रहे हैं और उसी दौरान आज सदन में देश के पहले सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना पर हम सभी यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, उसमें भाग ले रहे हैं। माननीय उपसभापति महोदय, जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने 2027 में दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा है, ये लक्ष्य पूरा करने के लिए देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है। आज देश की लगभग 50% से ज्यादा जनसंख्या इसी कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई है। अगर हम सहकारिता क्षेत्र को देखें तो आज देश में लगभग 8 लाख सहकारी संस्थाएं कार्यरत हैं और इन संस्थाओं में सदस्य संख्या माननीय सभापति महोदय 30 करोड़ है। आज 30 करोड़ सभासद संख्या इस पूरे देश के सहकारिता क्षेत्र में काम कर रही है। इसका मतलब हर किसान परिवार का कोई ना कोई एक सदस्य इस सहकारिता क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। इतने बड़े लोक संख्या से जुड़े सहकारी क्षेत्र को पिछले कई सालों से कांग्रेस की सरकारों ने कैसे नजरअंदाज किया, इसके मैं केवल 2 उदाहरण यहां देना चाहूंगा।
क्योंकि माननीय हमारे सीनियर सभासद है, सदस्य है, उन्होंने दिग्विजय सिंह ने कहा था कि पिछले 10 साल में ऐसे सहकारिता के लिए आपने क्या किया, तो वो भी मैं बताने वाला हूं, उस पर भी मैं आने वाला हूं। लेकिन उससे पहले अगर हम 2013-14 का सहकारी विभाग का बजट देखें तो कृषि मंत्रालय के अंतर्गत हमारा ये विभाग था, तो वो था माननीय उपसभापति महोदय सिर्फ 122 करोड़ रुपए। और आज हमारे मोदी जी के सरकार में अगर हम देखें तो करीब 10 गुना वृद्धि होकर लगभग आज हमारा बजट है 1190 करोड़ रुपए। इससे ये मालूम होता है कि हमने सहकारिता को कितना महत्व दिया है। इतना ही नहीं, 30 करोड़ से अधिक सदस्यता वाले इस सहकारी समितियों को पहले केंद्रीय कृषि मंत्रालय, जैसे मैंने कहा कि उसके तहत वर्षों से चलाया जा रहा था, और इतना बड़ा क्षेत्र होने के बावजूद भी केवल एक संयुक्त सचिव के स्तर पर अधिकारी इसको पूरे देश की सहकारिता चला रहा था। लेकिन माननीय उपसभापति महोदय कि इससे ध्यान में आता है कि सालों से यह सहकारिता क्षेत्र कांग्रेस की सरकारों के समय में दुर्लक्षित रहा। लेकिन माननीय उपसभापति महोदय, जैसे कि हमारे सर्वोच्च नेता माननीय मोदी जी कहते हैं कि कांग्रेस की सरकार ने कई अच्छे काम हमें करने के लिए छोड़े हैं, जैसे कि राम मंदिर का निर्माण हो, जैसे कश्मीर से 370 कलम हटाना हो, जैसे ट्रिपल तलाक पर रोक लगाने का कानून हो, ऐसे कई काम गिनाए जा सकते माननीय उपसभापति महोदय। वैसा ही एक ऐतिहासिक और निर्णय जो देश के करोड़ों किसान परिवारों के कल्याण के लिए किया गया, वो है स्वतंत्र सहकारिता मंत्रालय की स्थापना। अगर आज हम देखते हैं तो पूरे देश में पैक्स हो, डेयरी हो, शुगर इंडस्ट्री हो, कोऑपरेटिव बैंक्स हो, टेक्सटाइल मिल्स हो, ऐसी लाखों सहकारी समितियां काम कर रही है। उनके विकास और विस्तार के लिए और इस सहकारी आंदोलन को मजबूत करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जुलाई 2021 को इस स्वतंत्र मंत्रालय को स्थापना की, गठित किया गया और एक दूरदर्शी निर्णय ले लिया। माननीय उपसभापति महोदय, मैं इस सदन को कुछ तथ्य भी बताना चाहूंगा जो बहुत कुछ मुझे लगता है कि कम लोग जानते हैं। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने अपने गांव के पैक्स में भी काम किया, जिसने अपने बाजार समिति में भी काम किया, वो जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष भी थे, वो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के संचालक डायरेक्टर भी बने, जिनका सहकारिता क्षेत्र में बड़ा योगदान और अनुभव रहा, ऐसे हमारे नेता माननीय अमित भाई शाह देश के पहले सहकारिता मंत्री बने। और ये हम सब के लिए बड़ी गौरव की बात है। और उन्हीं के नेतृत्व में जुलाई 2021 से अब तक सिर्फ 3.5 साल में सहकारिता मंत्रालय द्वारा अभूतपूर्व कार्य किए गए, जिसपे मैं अभी आने वाला हूं। बहुत सारे सदस्यों ने बताया, पूछा कि 10 साल में क्या किया। माननीय उपसभापति महोदय, आज हम ये बिल लेकर आए हैं, लेकिन सहकारिता विश्वविद्यालय की आवश्यकता क्यों है, इस बिल को इस समय लाने की क्या जरूरत है, तो मुझे इस विषय पर विस्तार से सदन के सामने इस विषय को मुझे रखना है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो कहते हैं कि देश में सहकार से समृद्धि की परिकल्पना उन्होंने रखी और उसे साकार करने के लिए पिछले 3.5 साल में हमने सहकारिता मंत्रालय ने कितने काम किए, ये इस सदन के माध्यम से पूरे देश के सामने मैं रखना चाहता हूं। माननीय अमित भाई के कुशल नेतृत्व में हमारे मंत्रालय ने भविष्य में इस देश के सहकारिता क्षेत्र को नई दिशा देने के लिए 60 नए इनिशिएटिव लिए। इसमें हमारे मंत्रालय ने सबसे बड़ा कार्य पहले शुरू किया, जिसपे इस सदन में बहुत चर्चा हुई, वो है हमारे पैक्स। और सबसे पहला काम जो हाथ में लिया वो था पैक्स का सशक्तिकरण। माननीय उपसभापति महोदय, पैक्स
ये हमारे सहकारिता क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। जो पैक्स गांव को सहकारिता से जोड़ने का काम एक प्रमुख केंद्र है, प्रमुख कार्य करती है। और पैक्स पहले यहाँ बहुत सारे अनुभवी सभासद है, सदस्य है, जिन्होंने सहकारिता पे भाषण भी किया, उसमें बताया कि पैक्स पहले केवल छोटे छोटे काम उनके माध्यम से होते थे, शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन हो या इनपुट सप्लाई का काम, बस इतना ही काम पैक्स के माध्यम से होता था और इसी वजह से उनकी व्यवसाय पर मर्यादा आती थी। लेकिन माननीय उपसभापति महोदय, इसी मर्यादा को ध्यान में रखते हुए और इसके समाधान के लिए पैक्स के मॉडल बायलॉज में सुधार किए गए और इसके माध्यम से पैक्स को मल्टीपर्पज बनाने का महत्वपूर्ण निर्णय हमने ले लिया। माननीय अमित भाई ने हर राज्य के मुख्यमंत्री से चर्चा की, पत्र व्यवहार किया और मुझे यह कहने में बड़ी खुशी होती है कि जो हमने पैक्स के लिए मल्टीपर्पज बनाने के लिए जो मॉडल बायलॉज बनाए, पूरे देश में 32 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों ने उसको एडॉप्ट किया। उस राज्य में किसी भी विचार की सरकार हो, लेकिन सभी ने इसको सकारात्मक प्रतिसाद दिया। मैं उन सभी का यहाँ पे धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं। माननीय उपसभापति महोदय, पैक्स बहुउद्देश्य होने से अब उनके माध्यम से कॉमन सर्विस सेंटर भी चल रहे हैं, पेट्रोल और एलपीजी डीलरशिप भी पैक्स को मिल रही है, कस्टम हायरिंग सेंटर भी पैक्स के माध्यम से चल रहे हैं, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र चल रहे हैं, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र पैक्स के माध्यम से चल रहे हैं, ग्रामीण नल जलपूर्ति योजना का प्रबंधन का काम भी हमारे पैक्स कर रहे हैं। ऐसे 25 नए व्यवसाय इन पैक्स को देने का काम हमारी सरकार ने किया। अब मैं कुछ उदाहरण के स्वरूप में यहाँ पे रखना चाहूंगा कि आज देश में 43,000 पैक्स सीएससी चला रहे हैं। माननीय उपसभापति महोदय, कॉमन सर्विस सेंटर्स 43,000 पैक्स आज देश में चला रहे हैं। 36,000 पैक्स हमारे आज प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र चला रहे हैं। 4,000 पैक्स प्रधानमंत्री जन औषधालय चला रहे हैं। अनेक पैक्स है देश में जो पेट्रोल पंप भी चला रहे हैं। ऐसे बहुत सारे काम पैक्स के माध्यम से आज देश भर में शुरू है। इसी तरह से पैक्स आर्थिक रूप से सशक्त होगा, तभी तो उस गांव का किसान का परिवार भी सशक्त होगा, वो गांव भी समृद्ध होगा। और यही हमारी कल्पना है, यही माननीय मोदी जी की कल्पना है। सहकार से समृद्धि का बोले तो नींव हमारे यहाँ इस गांव में इस पैक के माध्यम से जो काम चल रहा है, पहले हमें उसे अच्छा करना था। मुझे ये इस सदन में कहते हुए बड़ा आनंद होता है। इन्हीं पैक्स के कार्य में सुलभता लाने के लिए भारत सरकार ने, हमारे मंत्रालय ने लगभग 67,000 पैक्स का कंप्यूटराइजेशन किया जा रहा है अभी देश भर में। उसका भी मुद्दा यहाँ चर्चा में आया था कि कौन से राज्य में कितना किया, हमारे राज्य में क्यों। बिल्कुल ऐसा नहीं माननीय उपसभापति महोदय, आज 67,000 पैक्स देश के कंप्यूटराइज किए जा रहे हैं और उसके लिए 2,516 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। यहाँ पे बार बार चर्चा हुई कि सरकार तो राज्य का विषय है, सरकार तो राज्य का विषय। हाँ, राज्य का विषय है, लेकिन हम राज्य का सहकारिता को सशक्त बनाने के लिए, उनको ताकत देने के लिए आज ऐसे काम हमने हाथ में लिए। मुझे ये बड़ा आनंद होता है इस कहने में कि राज्य के विषय, लेकिन पैक्स राज्य के है, राज्य के विषय है, लेकिन हमारी सरकार हमारी सरकार वो पैक्स के सशक्तिकरण के लिए इतना कुछ काम आज कर रही है। माननीय उपसभापति महोदय, प्लीज मैं इस सदन को ये भी अवगत करना चाहता हूं कि देश में अभी भी कई पंचायत ऐसी है कि जहां पर कोई सहकारी संस्था नहीं है, अभी काम नहीं कर रही है। हमारी सरकार का प्रयास यह है कि देश का हर गांव सहकारिता के माध्यम से समृद्ध हो और इसके लिए हमने मंत्रालय ने आने वाले 5 सालों में 2 लाख नए पैक्स बनाने का हमने लक्ष्य रखा है। माननीय उपसभापति महोदय, उसमें से 14,000 पैक्स बन भी चुके हैं। और बड़ा देखे कि इतने सालों से सहकारिता पे जिन्होंने बात रखी और बोले सहकारिता कांग्रेस ने किया, लेकिन पिछले कई सालों से पैक्स की संख्या 1 लाख से ऊपर नहीं गई और अब अगले 5 साल में पूरे देश में पैक्स की संख्या जाएगी 3 लाख तक।
ये हमारा सहकारिता के देखने का हमारा दृष्टिकोण है माननीय उपसभापति महोदय। और मुझे लगता है कि ये पैक्स अगर बनेंगे तो पूरे देश में सहकारिता में एक नई क्रांति होगी। माननीय उपसभापति महोदय, पैक्स को बहुउद्देश्य बनाने के साथ साथ हमारी सरकार ने एनडीडीबी के माध्यम से डेयरी, एनएफडीबी के माध्यम से फिशरीज को भी बढ़ावा देने का काम किया। जब हम नए पैक्स बनाए तो देश की सामाजिक रचना को भी ध्यान में रखा गया है। वो कैसे, तो मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि समाज के सभी वर्ग और महिला को सहकारी संस्थाओं में प्रतिनिधित्व देने का निर्णय हमारी सरकार ने किया। अब बायलॉज के तहत पैक्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में एक एससी एसटी वर्ग का सदस्य और एक महिला सदस्य का होना हमारी सरकार ने अनिवार्य किया है माननीय उपसभापति महोदय। और सहकारिता क्षेत्र में इसी के माध्यम से सामाजिक न्याय देने का काम भी हम लोग कर रहे हैं। माननीय उपसभापति महोदय, वर्तमान में पूरे देश के सहकारिता क्षेत्र की स्थिति जानने के लिए और भविष्य की दिशा तय करने के लिए सभी राज्य सरकार को साथ में लेकर, मैं बार बार ये शब्द इसलिए प्रयोग कर रहा हूं कि बहुत बार ये सुनने को आया कि राज्य का विषय, लेकिन हम राज्यों को साथ में लेकर काम करते हैं। सभी राज्यों को साथ में लेकर हमने पूरे देश का नेशनल कोऑपरेटिव डेटाबेस तैयार किया है। आज अगर हम एक क्लिक पर राज्य, जिला, तहसील और गांव, अभी सभी स्तर पर कार्य करने वाले हमारी सहकारी संस्थाओं की जानकारी केवल 1 मिनट में हमें मिलती है। 8 लाख के ऊपर हमारी सहकारी संस्थाएं, ये काम हम सभी राज्यों को साथ में लेकर अभी किया है। मैं सभी माननीय सदस्यों को भी ये आह्वान करना चाहता हूं कि इस डेटाबेस का उपयोग करके हम सभी अपने क्षेत्र में सहकारिता को मजबूत करने में भी अपना योगदान दे सकते हैं। माननीय सभापति महोदय, 2002 के बाद पहली बार माननीय नरेंद्र जी मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री, इनके मार्गदर्शन में और अमित भाई जी के नेतृत्व में हमारे देश की राष्ट्रीय सहकारिता नीति भी बनाई जा रही है। कुछ दिन में वो भी सभी को राष्ट्रीय सहकार नीति देश भर में लाने का हमारा जो संकल्प है। माननीय उपसभापति महोदय, 2023 में देश में पहली बार माननीय अमित भाई के नेतृत्व में देश के किसानों को बीज से बाजार तक सुविधा देने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर 3 नई सहकारी समितियां हमने बनाई। उसमें पहली BBSSL, दूसरी NCOL और तीसरी NCEL। माननीय उपसभापति महोदय, भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड के माध्यम से हमारे देश में जो पारंपरिक और मीठे बीजों का बीज है, उनका संवर्धन और प्रसार का काम इसके माध्यम से अभी शुरू हो गया। देश में जैविक उत्पादन की खेती को नेचुरल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड के माध्यम से बढ़ावा देने का काम शुरू किया है। हमारे किसानों के कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड द्वारा किसानों को विदेशी बाजारों से अब जोड़ा जा रहा है। अब तक माननीय उपसभापति महोदय, ये तीनों जो हमारी राष्ट्रीय सहकारी समितियां हैं, अब तक देश में 34,000 सहकारी संस्था इनकी सदस्य बनी है और मुझे लगता है कि इससे अब किसानों के आय में भी बिल्कुल वृद्धि होगी। माननीय सभापति महोदय, आज देश भर में लगभग 1450 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, जो देश के शहरी क्षेत्रों का आर्थिक विकास में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। हम सब जानते हैं कि नाबार्ड के माध्यम से हमारी जिला कोऑपरेटिव बैंक हो, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक हो, इनको मदद की जाती है, उनको सहायता की जाती है। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में हमारे देश में आज अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, इनकी मदद के लिए, इनकी सहायता के लिए ऐसी कोई व्यवस्था आज तक नहीं थी। और मुझे ये यहाँ सदन में कहते हुए बहुत आनंद होता है, अभिमान होता है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में और माननीय अमित भाई की दूरदर्शिता और अथक प्रयासों से अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के साथ समन्वय करके अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई है। और माननीय उपसभापति महोदय, इससे अब क्या होगा
जैसे मैंने कहा कि कोऑपरेटिव बैंक जो है, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक हो, जिला कोऑपरेटिव बैंक हो या राज्य कोऑपरेटिव बैंक हो, इनके लिए नाबार्ड तो है। सब जगह पे जो दिक्कतें आती है, समस्या आती है, तो उनके साथ वो खड़े रहते हैं। अब हमारे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक इस अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से आईटी सर्विसेज दे सकती है, टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उनको मदद हो सकती है और आवश्यक आर्थिक सहायता भी अभी उनको मिलेगी। और जिसकी वजह से, इसकी वजह से आज अर्बन कोऑपरेटिव बैंक अब शेड्यूल बैंकों की तरह उन्हीं की समान सेवाएं प्रदान कर पाएंगे। माननीय उपसभापति महोदय, हमारे मंत्रालय ने किसानों के कल्याण के लिए एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया। हम सबको इस बात का गर्व है कि हमारे देश के किसानों की मेहनत, कृषि उत्पादन में हमारा देश दुनिया के अग्रणी देशों में इनकी मेहनत की वजह से आज गिना जा रहा है। लेकिन वही एक दुख की बात फिर है कि इतने सालों से ये किसी के ध्यान में नहीं आया कि पिछली सरकारों की जो लापरवाही थी, उनको जो उन्होंने दुर्लक्ष्य किया, उसकी वजह से अनाज उत्पादन के हिसाब में भंडारण की क्षमता नहीं बनाई गई, माननीय उपसभापति महोदय। और इसी को ध्यान में रखते हुए आज हमारी सहकारिता मंत्रालय ने विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना बनाई है और आज हमारे पूरे देश में पैक्स के माध्यम से ये अन्न भंडारण योजना का काम शुरू हो गया, जिसके कारण अब ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट में कमी आएगी, फसल की सुरक्षा होगी और किसानों को नजदीक में भंडारण की सुविधा भी मिलेगी और इससे किसान के आर्थिक रूप से उनको अधिक लाभ भी होगा। माननीय सभापति महोदय, सहकारिता क्षेत्र के विकास और विस्तार के लिए कार्य करने वाली हमारी एनसीडीसी एक प्रमुख संस्था है। एनसीडीसी के माध्यम से पूरे देश में सहकारिता क्षेत्र को एक आर्थिक सहायता के स्वरूप में मदद की जाती है, एक आधार दिया जाता है। फिर मैं उसी मुद्दे पे आना चाहूंगा कि 10 साल में हमने क्या किया। कांग्रेस की सरकार की समय में अगर हम 2013 और 14 में आंकड़े देखें तो एनसीडीसी के माध्यम से देश की सहकारी संस्था को उस साल में मदद की वो थी सिर्फ 5,300 करोड़। माननीय सभापति महोदय, माननीय उपसभापति महोदय, वही आज हमारे नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उसमें 25 गुना वृद्धि की और आज हमने 1,28,000 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता को एनसीडीसी के माध्यम से आज मंजूरी दे दी है। केवल इसी एक वर्ष में एनसीडीसी ने देश की चीनी मिलों को लगभग 10,000 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता की है। माननीय अमित भाई के प्रयासों से कई सालों से लंबी चीनी मिलों की लगभग 46,000 करोड़ की इनकम टैक्स लायबिलिटी को भी माफी मिली है और इसका सीधा फायदा आज हमारे किसानों को मिला है। एनसीडीसी के माध्यम से और भी अनेक कार्य कर रही है, जिससे देश की सहकारिता आज मजबूत हो रही है। माननीय उपसभापति महोदय, हमने सहकारिता को और मजबूत करने के लिए माननीय अमित भाई ने और एक परिकल्पना रखी और उन्होंने कहा, एक महत्वपूर्ण कदम उन्होंने उठाया। उन्होंने एक परिकल्पना लाई, सहकारिता में सहकार, यानी कि कोऑपरेशन अमंग्स कोऑपरेटिव्स। इसमें हमने ऐसा निर्णय लिया कि कोई जिला बैंक अगर है, वो जिला कोऑपरेटिव बैंक में उस जिले के सभी कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो, संस्था हो, उनका अकाउंट वहीं पे खोला जाएगा, उनके आर्थिक व्यवहार उन्हीं के माध्यम से होंगे और उनके सदस्य भी जो है उनका भी अकाउंट हमारे जिला कोऑपरेटिव बैंक में किए जाएंगे। इसका निर्णय होने के बाद मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि अब तक देश के विभिन्न जिला सहकारी बैंकों की जमा राशि में कई गुना वृद्धि हुई है। इसका मतलब है, वही पे आता हूँ, इसके लिए बता रहा हूँ, वही उस पे आता हूँ जी। ये यूनिवर्सिटी की जरूरत क्या है, इसका ये पहला अध्याय है। आप सुनिए। हाँ, हमारी इसका उद्देश्य माननीय उपसभापति महोदय इतना ही है प्लीज कि अगर हमारी जिला कोऑपरेटिव बैंक अगर आर्थिक रूप से सक्षम होती है तो हमारी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक भी सक्षम होगी और उसका फायदा सीधे पैक्स के माध्यम से हो और कोई सुविधा के माध्यम से हो, हमारे किसानों को होगा। इसीलिए मुझे लगता है कि इस परिकल्पना को आज बहुत अच्छा
पूरे देश में प्रतिशत अच्छा मिल रहा है। माननीय उपसभापति महोदय, आज देश में लगभग 1730 मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी है। इनमें सुधार के लिए हमारी सरकार ने 2023 में मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट में भी बदलाव लाए। कार्यक्षमता में वृद्धि और पारदर्शिता लाने के लिए हमने ये एक्ट में बदलाव लाए। हमारी सरकार ने सेंट्रल रजिस्ट्रार के कार्यालय का भी कंप्यूटराइजेशन किया और राज्यों के, फिर मैं कहता हूं, राज्यों के आरसीएस कार्यालयों का भी कंप्यूटराइजेशन हमारी सरकार के माध्यम से अब हम कर रहे हैं। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी को सुविधा प्रदान करने के लिए अब देश में सीआरसीएस के क्षेत्रीय कार्यालय भी अन्य राज्यों में खोले जाएंगे। माननीय उपसभापति महोदय, जैसे मैंने अभी विस्तार से बताया, कैसे देश के सहकारिता आंदोलन मजबूत हो रहा है, देश सहकार से समृद्धि की ओर आगे बढ़ रहा है, इसमें और गतिशीलता लाने और इसका विस्तार करने के लिए एक इंस्टीट्यूशनल व्यवस्था की जरूरत है। आया ना, मैं आया, इन चीजों के लिए आया सर आया मैं, इन्हीं के लिए यूनिवर्सिटी बन रही है। ये सब बात नहीं, माननीय मंत्री जी आप। माननीय उपसभापति महोदय, मुझे यही कहना था कि हम सहकारिता क्षेत्र में पिछले 10 साल में कितना बड़ा क्रांति की, कितना बड़ा काम किया है। अब इसे आगे ले जाने के लिए, इसे और बढ़ाने के लिए हमें और एक इंस्टीट्यूशनल व्यवस्था की जरूरत है। इसीलिए हमने इस यूनिवर्सिटी की स्थापना की है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, वर्तमान में देश में आज 8 लाख से अधिक सहकारी समितियां काम कर रही है। इसमें माननीय उपसभापति महोदय, लगभग 40 लाख कर्मचारी और 80 लाख निर्वाचित बोर्ड मेंबर इसमें काम कर रहे हैं। ऐसे कुल 1.25 करोड़ लोग इस सहकारिता से सीधे जुड़े, आज इससे सीधे जुड़े हुए हैं। समय समय पर उनका क्षमता निर्माण और कौशल विकास करना भी जरूरी है। इसके साथ ही हमने अक्सर ये देखा है कि कई सहकारी संस्थाओं को कार्यक्षमता में कमी होने के कारण अच्छा काम करने का उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता, मैनेजमेंट में अनियमितता होती है, टेक्नोलॉजी का कम उपयोग होता है। ऐसे अनेक दिक्कतों का सामना आज हमारे देश की कोऑपरेटिव को करना पड़ रहा है। माननीय उपसभापति महोदय, इससे सहकारिता क्षेत्र का स्केल और स्कोप भी निश्चित बढ़ने वाला है यूनिवर्सिटी के माध्यम से। इससे नए उद्योग, स्वयं रोजगार और नवाचार के अवसर भी पैदा होंगे। आज पैक्स के सचिव से लेकर एपेक्स बैंक के एमडी तक सभी स्तरों पर कार्य सुलभता और अनुशासन के लिए योग्य प्रशिक्षण की आवश्यकता है। माननीय उपसभापति महोदय, और ऐसा अनुमान है कि आने वाले 5 सालों में सहकारिता क्षेत्र को लगभग 17 लाख प्रशिक्षित युवाओं की आवश्यकता पड़ेगी और इसके लिए हमने ये इनिशिएटिव लिया है। माननीय उपसभापति महोदय, वर्तमान में सहकारिता में हर स्तर पर शिक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्था पर्याप्त नहीं है और विखंडित भी है। इसको ध्यान में रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी के मार्गदर्शन में और माननीय अमित भाई के नेतृत्व में त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी को स्थापित करने का दूरदर्शी निर्णय हमारे मंत्रालय ने लिया। आने वाले समय में विश्वविद्यालय राष्ट्रीय स्तर पर सहकारिता क्षेत्र की प्रशिक्षित मैन पावर की आवश्यकता को निश्चित रूप से पूरा करेगा। ये विश्वविद्यालय देश के युवाओं में कोऑपरेटिव स्पिरिट की भावना को विकसित करेगा, सहकारी क्षेत्र में लॉन्ग टर्म करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा। माननीय उपसभापति महोदय, मैं इस सदन में इस यूनिवर्सिटी का नाम त्रिभुवन दास जी के नाम पर क्यों रखा गया, इस पे भी मुझे बिल्कुल बोलना है। सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, त्रिभुवन दास जी पटेल हो, ये हमारी संस्कृति है, ये हमारे पार्टी के विचार है कि ऐसी कोई भी व्यक्ति हो जो समाज के किसी भी व्यवस्था में अगर उसका योगदान बड़ा रहता है तो हम उनका सम्मान करते हैं और ये हमारी संस्कृति है। और आज त्रिभुवन दास जी के नाम पे आक्षेप लिया गया, मैं तो कहता हूं कि वो तो कांग्रेस के ही थे हम, लेकिन उनके काम का सम्मान हम कर रहे हैं, उनके योगदान का सम्मान आज हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये आपको स्वीकारना भी चाहिए।
स्वर्गीय त्रिभुवनदास जी एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे, भारत में सहकारी आंदोलन के एक जनक थे। खेड़ा जिला सहकारी दूध उत्पादक संघ के वो संस्थापक और अध्यक्ष है। सहकारिता नहीं बताना है फिर से, हाँ, सहकारिता क्षेत्र में कुछ लोग भूल गए थे। प्लीज आपस में बात नहीं। सहकारिता क्षेत्र में योगदान देने समय जॉन ब्रिटास जी प्लीज टेक योर सीट। त्रिभुवनदास जी ने गांधी जी और सरदार पटेल जी का मार्गदर्शन में कार्य किया। मैं फिर से ये बात पे पढ़ना चाहूंगा। सहकारिता क्षेत्र में योगदान देते समय त्रिभुवनदास जी ने गांधी जी और सरदार पटेल के मार्गदर्शन में कार्य किया। उनके नेतृत्व में ही देश की डेयरी के क्षेत्र में क्रांति हुई। त्रिभुवनदास जी की नीतियों के कारण आज लगभग 60,000 करोड़ का वार्षिक व्यापार करने वाला अमूल विश्व स्तर पर प्रसिद्ध ब्रांड बन चुका है, माननीय उपसभापति महोदय। और इसका सीधा लाभ आज अमूल से जुड़े हुए 36 लाख किसानों को मिल रहा है। सहकारिता आंदोलन के सहकारिता आंदोलन के ऐसे व्यक्तित्व का नाम इस विश्वविद्यालय से जुड़ना अपने आप में एक गौरव की बात है, माननीय उपसभापति महोदय। मैं इनके मुद्दे पे भी आऊंगा। माननीय उपसभापति महोदय, कुछ माननीय सदस्य ने श्री वर्गीस कुरियन के जी बारे में भी यहाँ पे सदन में बात की। प्लीज माननीय सहकारिता मंत्री अमित शाह जी द्वारा इस विषय पे लोकसभा में उत्तर दिया गया था, देता हूं। मैं इस सदन को अवगत करना चाहता हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कुरियन जी का सहकारिता क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है। इसमें कोई हमारा दो राय नहीं है, हम इसे स्वीकार भी करते हैं। और गुजरात राज्य में आज आप कुरियन जी का नाम ले रहे हैं। आपकी सरकार जिस राज्य में है, आपको पता भी नहीं है कुरियन जी का शताब्दी वर्ष यहाँ ये मना रहे हैं और गुजरात सरकार मना रही है। ये हमारी भाजपा की सरकार मना रही है। आज आप यहाँ पर सब कुरियन जी का नाम ले रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार उनके शताब्दी का महोत्सव गुजरात सरकार मना रही है। प्लीज टेक योर सीट। जॉन ब्रिटास, माननीय उपसभापति महोदय, वर्गीस कुरियन बीजेपी के नहीं थे। एक माननीय सदस्य ने यहाँ कहा कि वो बीजेपी के नहीं थे इसलिए नाम नहीं दिया। मैं फिर एक बार कहना चाहूंगा कि कोई भी क्षेत्र में अगर बड़ा व्यक्ति काम करता है तो उसका सम्मान करने की संस्कृति भारतीय जनता पार्टी में, तो उनका आदर है, उनके प्रति सम्मान भावना है हमारे मन में। लेकिन किसी एक का नाम दिया जाता है और इस क्षेत्र में जिनका सबसे बड़ा योगदान है वो त्रिभुवनदास जी का नाम हमने इसमें दिया है और मुझे लगता है कि हमारे लिए गौरव की बात है। माननीय उपसभापति महोदय, कुछ सदस्यों ने इस विश्वविद्यालय के संचालन के बारे में भी पूछा है। मैं आपके माध्यम से उनको बताना चाहता हूं, त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय को संसद के अधिनियम के तहत इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा दिया जाएगा। विश्वविद्यालय का मुख्य उद्देश्य यह है कि सहकारिता क्षेत्र में शैक्षणिक और अनुसंधान गतिविधियों को यूनिफाइड और स्टैंडर्डाइज किया जा सके। ये राष्ट्रीय स्तर का विश्वविद्यालय सहकारिता क्षेत्र में शिक्षा और अनुसंधान का कार्य प्रभावी ढंग से करे। इस विश्वविद्यालय के संचालन के लिए चांसलर, वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार और अन्य आवश्यक अधिकारी भी इसमें प्रस्तावित है। माननीय सभापति महोदय, उपसभापति महोदय, त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय में सहकारिता क्षेत्र से जुड़े शैक्षणिक कार्यों के साथ ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट की गतिविधियां भी शामिल होंगी। इस विश्वविद्यालय में आवश्यकता के अनुसार देश के विभिन्न स्थानों पर सेक्टर स्पेसिफिक स्कूल स्थापित होंगे। ये विश्वविद्यालय अलग अलग राज्यों के प्रशिक्षण संस्थाओं के साथ साझेदारी भी करेगा। 10वीं 12वीं उत्तीर्ण विद्यार्थी भी इस विश्वविद्यालय को कोर्स पर कर पाएंगे। इस विश्वविद्यालय में ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडी और शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी प्रस्तावित है। इस विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में विश्व के सहकारिता क्षेत्र की बेस्ट प्रैक्टिसेस भी शामिल होंगी। माननीय सभापति महोदय, राज्यों के सहकार को धोखा है, ये केंद्रीयकरण चल रहा है, राज्य के सहकारिता में क्या होगा, ऐसे भी कुछ शंका इस सदन में उपस्थित हुई। लेकिन मैं उनको आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूं, उनको अवगत करना चाहता हूं, त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय देश के विभिन्न राज्यों के मौजूदा सहकारी शिक्षण और अन्य प्रशिक्षण संस्थाओं को हब एंड स्पोक मॉडल पर एफिलेट करेगा। ये एफिलेशन पूरी तरह से स्वैच्छिक होगा
और उसमें और एक बात कि हमने ये भी प्रावधान रखा है कि पूरे सहकारिता का शिक्षण पूरे देश में जो जो राज्य में आएगा उसमें प्रांतीय भाषा में दिया जाएगा। भविष्य में आवश्यकता के अनुसार विभिन्न राज्यों में नए आउटलाइन कैंपसेस भी स्थापित किए जाने पर विचार किया जाएगा। प्रस्तावित पाठ्यक्रम जरूरत के अनुसार प्रांतीय भाषाओं में, जैसे मैंने अभी कहा, कि भी पढ़ाया जाएगा। माननीय सभापति महोदय, हमारे महाराष्ट्र के एक सदस्य यहाँ व्यामनीकॉम का इशू उठाकर चले गए। मुझे लगता था उनको सुनना भी चाहिए था, लेकिन व्यामनीकॉम का महत्व हमारे दृष्टि से पहले से भी जो है वही हमारा व्यामनीकॉम का दृष्टिकोण हमारा है। व्यामनीकॉम एक हमारी अच्छी इंस्टीट्यूट है और ये यूनिवर्सिटी होने के बाद व्यामनीकॉम त्रिभुवन विश्वविद्यालय का इंपॉर्टेंट पार्ट होगा और ये विश्वविद्यालय हब और स्पोक मॉडल पर कार्य करेगा। वो हमारा व्यामनीकॉम उसका एक प्रमुख सेंटर यहाँ पे पुणे में काम करेगा। माननीय सभापति महोदय और कुछ सदस्यों ने यहाँ पे कुछ बातें रखी थी कि पश्चिम बंगाल और बाकी राज्यों के सभासद यहाँ थे, उन्होंने कि हमारे यहाँ पे ये केंद्रीयकरण का काम चल रहा है, राज्यों के साथ समन्वय नहीं। मुझे बताते हो, मैंने अभी कहा कि हमने पैक से मॉडल बायलॉज जो लाए, आप सदस्यों को मुझे लगता है कि ये बात मालूम नहीं है कि आपकी सरकार ने इस मॉडल बायलॉज को भी एडॉप्ट किया है और उसके साथ हम सरकार के साथ काम कर रहे हैं। तो ये सरकार के समन्वय के कारण ही होता है। हमारे ज्येष्ठ सदस्य ने कहा कि ये केंद्रीकरण किया जा रहा है। मुझे लगता है कि यह विश्वविद्यालय एक स्वायत्त रूप से अधिनियमन, परिनियम और अध्यादेशों के अधीन कार्य करेगा और इसे वित्तीय, एकेडमिक और प्रशासनीय स्वायत्तता होगी। हम सहकारी संघवाद के सिद्धांतों के साथ काम कर रहे हैं। यह विश्वविद्यालय योग्य श्रमबल तैयार करेगा जो सभी राज्यों के सहकारी समितियों के काम आएगा। माननीय सभापति, उपसभापति महोदय, मुझे लगता है कि जितना इस सदन में पिछले 4 घंटे से चर्चा चल रही है, तो उस पर मेरा ये निवेदन था कि भावना सभी की अच्छी है, सभी की भावना एक ही है कि विश्वविद्यालय होना चाहिए, लेकिन उसमें से कुछ आपने सुझाव दिए, उसमें से आज आप कुछ ने ये विश्वविद्यालय के लिए कुछ गाइडलाइंस यहाँ पे आपके माध्यम से मुझे लगता है कि आपने यहाँ पे रखी है। तो मैं माननीय उपसभापति महोदय, अंत में मैं एक बार फिर से इस सदन के सभी माननीय सदस्यों का इस चर्चा में भाग लेने के लिए धन्यवाद करता हूं। इस बिल के माध्यम से देश के पहले सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना होगी। आने वाले समय के लिए त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी हमारे सहकारिता क्षेत्र में कार्य करने के लिए स्किल्ड मैन पावर का सृजन करेगा, देश में कोऑपरेटिव स्पिरिट को बढ़ावा देगा और भविष्य के लिए कोऑपरेटिव लीडरशिप को तैयार करने के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान देगा। हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 2047 में जो विकसित भारत का संकल्प लिया है, उसे पूरा करने के लिए माननीय उपसभापति महोदय, माननीय अमित भाई शाह के नेतृत्व में हमारा सहकारिता मंत्रालय अपना योगदान देगा। और इसी अपेक्षा के साथ मैं आप सबसे ये अनुरोध करता हूं कि राजनीति से ऊपर उठकर आज एक स्वर में देश के सहकारिता क्षेत्र को मजबूती प्रदान करने वाले इस त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी को स्थापित करने के बिल का समर्थन करें और सर्वसम्मति से इस बिल को पारित करें। फिर से एक बार आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। The question is that Tribhuvan Sahakari, please. The question is that the Tribhuvan Sahakari University Bill 2025 has passed by Lok